यकीनी अनसर्टनिटी जो चल रही है उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी होती है। अगर हम आज में ज़िंदा रह के ये सोच लें कि आज हालात ठीक है, आज हम कर लें और कल जो होगा, कंट्रोल की बात हुई थी लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी आपके पास, कि जिस चीज़ पे हमें कंट्रोल नहीं है उसके लिए हम ज़्यादा परेशान होते हैं। जब हमें थोड़ा सा कंट्रोल हो सिचुएशन पे, आज आप क्या कर सकते हैं, आज आप कल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो आप कर लें। ऑफ कोर्स आपको कॉशियस रहना चाहिए, आपको एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं हालात ख़राब हैं आप अवॉइड करें वो, मगर आप उस खौफ में ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, बेशक। डॉक्टर साहब, हमारे पास फेसबुक पे हमारे बहुत से व्यूवर्स ने हमें ज्वाइन किया आपकी आमद के बाद और अपने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स शेयर किए। उनमें से एक प्रॉब्लम जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा यहाँ शेयर करना, हमारी व्यूवर हैं शगुफ्ता, उन्होंने शेयर किया कि मैं डिफरेंट चीज़ें देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे लगता है हर चीज़ मुझे कोई इशारा दे रही है, ओमेंसिस, इसमें मैंने जीना शुरू कर दिया। तो क्या ये मेरे कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम चल रही है, कोई नफ्सियाती मसला है, या इसको मैं एक नॉर्मल सी बात? ये नॉर्मल थोड़े बहुत किसी को थोड़े शुबात हो रहे हैं, वो नॉर्मल भी हो सकता है। जैसे पिछली दफ़ा बात हुई थी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल का कहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे होगा, आप कहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ अगर आपकी ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है, अगर आप हर चीज़ में इशारा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर जो है मैंने किसी को हरे कपड़े पहने हुए देख लिया तो उसका मतलब है कि मुझे सीधी तरफ मुड़ना है, और अगर मैंने जो है लाल कपड़े किसी को पहने हुए देख लिया तो मुझे टमाटर खरीदना है। इस किस्म की बातें अगर आप करेंगे इस हद तक कि आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहा है, आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकती हैं कि आपको क्या नज़र आने वाला है, तो वो आपका प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जो है एक बीमारी, उसको हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें बहुत ज़्यादा होता है ये कि दिमाग में ख्यालात आएंगे, ऐसे ख्यालात जो कि आपको पसंद नहीं, आप नहीं चाहते कि आप सोचें, आपको गिल्टी फीलिंग्स हो रही कि मेरे दिमाग में ख्यालात क्यों आ रहे हैं। किसी को ख्यालात किसी के बारे में शुबात के आएंगे, किसी को अस्तगफिरुल्लाह कोई दीन के बारे में ऐसे ख्यालात आएंगे जो कि आपके ख्यालात हैं नहीं मगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, और उससे आपको गिल्टी फीलिंग्स हो रही हैं। उसको आप अंडू करने के लिए मैंने दरवाजे को 3 दफ़ा दस्तक दी है तो वो ख्यालात ख़त्म हो जाएंगे, या जो है अगर मैं 3 दफ़ा आंखें बंद करके खोल लूँ तो फिर जो है मेरे बच्चे सेफ़ रहेंगे आज। इस किस्म के जो ख्यालात हैं ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है। और ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इसका इलाज मुमकिन है। इसके इलाज के लिए साइकोथेरेपी और मेडिकेशंस हैं जो कि को आपकी ज़िंदगी को मच बेटर कर सकते हैं। ठीक है। एक और बात इस बीमारी की ये है कि जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनको एहसास होता है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो ये सीक्रेटिव हो जाते हैं, वो बताते नहीं है हर एक को। अच्छा, सही। तो उस वजह से इसका इलाज ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें शर्मिंदगी का आंसर हो जाता है कि ये आपको पता है कि इस बात का कोई लॉजिकल रीज़न है नहीं और आपको ये ख्यालात आ रहे हैं मगर आपको करना है। आपको अर्ज हो रही है कि आप जो है आपका टेलीफोन अच्छा रखा है तो आपको उसको जाके सीधा करना है, तो आप बहाने से जाके सीधा करेंगे उसको। या किसी को काउंटिंग रिचुअल्स होते हैं, सही, और वो सीक्रेट रखते हैं उसको, तो आप इलाज के लिए जा नहीं सकते। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि समझें कि आपके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, कोई आपकी आप मेंटल केस नहीं है। ये एक बीमारी है जैसे कि दूसरी बीमारियां होती हैं। सही। जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, इसी तरह से ये एक बीमारी है जिसका कि इलाज मुमकिन है। तो आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, मज़ीद बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक है, एक मरतबा फिर खुशामदीद आपके अपने प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीला आबिदी, साइकेट्रिस्ट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मौज़ूआत पर आज हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर फातिमा और हम बना रहे हैं यहाँ पर ज़ीरा बिस्किट्स। मैं चाहूँगी रेसिपी एक बार बता दीजिए कहाँ तक पहुँचे, कहीं ऐसा ना हो कि वो बन जाए फिर टेबल पर आए तो बेचारे हमारे नाज़रीन। हमने इसमें अभी मक्खन लिया है, 2 चम्मच हमने शुगर डाली है। अब हम इसमें अंडा ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है। अंडा हमें पूरा नहीं लेना है, हाफ लेना है। सही है। हाफ अंडा लेके अब हम इसको बीट करेंगे, बीट करके फिर हम इस मैदे को इसमें डाल के, बीटर नहीं चलाएंगे, डो बनानी है हमें। अच्छा। हाथ से। अच्छा, सही। डो बना के आप इसकी कटिंग करें, बेले, कटिंग करके आप बेक कर लें, चाय के साथ आप खाएं। ठीक है, ठीक है। बीच बीच में फिर हम आपको तंग करते रहेंगे कहाँ पहुंची रेसिपी। डॉक्टर साहबा ये बताइए कि हम देखते हैं डिफरेंट, जहाँ हम परेशानियों की बात कर रहे हैं या ह्यूमन थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो हम एक और चीज़ देखते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, कि हर चीज़ बस वो जो एक मैं जो पैदा हो जाती है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं नफ्सियाती मसाइल आ जाते हैं, इंसान को दरपेश होते हैं। इसको आप कैसे बयान करेंगी? एक नॉर्मल मैं का लेवल होना क्या चाहिए? एक हद तक हर इंसान में एक मैं होती है। ठीक है। हर एक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी अपनी शख्सियत है, उसकी अपनी ज़िंदगी होती है। उसको आप किसी भी तरीके से देखें, थोड़ा सा नॉर्मल होना वो नॉर्मल है, वो
कि आपके अंदर एक मैं है, आप अपने इम्पोर्टेंट को समझें, मगर वो इस लेवल पे आ जाए कि अपने सिवा कोई दूसरा दिखाई ही ना दे, सही, तो वो उसको हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। अच्छा, सही, जिसमें कि भाई आप मुलाकात की आपने, भाई बहुत हो गया मेरे बारे में, आप कुछ आपकी भी सुन लें, आप बताइए मेरी टाई कैसी लग रही है, तो इसको हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। तो इसमें जो है ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं इनको ट्रीट करना ज़रा मुश्किल काम होता है। सही, अनफॉर्चुनेटली इसकी जो है दवाएं वगैरह कुछ होती नहीं है। सही, इसकी साइकोथेरेपी होती है और वो लंबी चलती है, मगर मसला इसमें ये है कि जो इंसान सफ़र कर रहा होता है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, उसके आसपास के लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो उससे जो है रिलेशनशिप्स पे बहुत फर्क पड़ेगा। मियाँ बीवी हैं, उसमें आप जो है एक शख्स सिर्फ अपने अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता है। सही, उनका दिमाग सिर्फ जा ही नहीं सकता किसी और के बारे में, अपनी ज़िंदगी, अपनी लुक्स, अपने, और ये लोग जो होते हैं ये अपनी लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी अपनी लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी की दुनिया में कुछ भी हो जाए, उनकी अपनी प्रेजेंटेशन, उनकी अपना मफाद हर चीज़ से में सबसे आगे होता है, इस लेवल तक कि चाहे किसी दूसरे का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, सही, वो उनमें वो हिस्स ही नहीं होती है कि आप दूसरे की बात समझ सकें या दूसरे का मफाद समझ सकें। तो डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या होगी दरअसल? क्या ब्रॉटअप का अंदाज, फैमिली बैकग्राउंड हम देखेंगे कि एक बच्चा नॉर्मल है, उसके अम्मी अबू में ये चीज़ नहीं है, उसके बाकी भाई बहन नॉर्मल है, बट उसमें वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद है, सेल्फ सेंटर्ड होना, कि वो उसके लिए क्यों है, वो भी मेरा होना चाहिए, ये सब मेरा होना चाहिए। तो ये चीज़ क्यों, क्या वजूहात है इसकी? इसका ब्रॉटअप से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, थोड़ा जेनेटिक्स में भी हो रहा है, होता है इसका कि ख़ानदान में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माँ बाप ही हों, दादा दादी हैं, खाला चाचा मामू, कोई भी जेनेटिक्स तो इन सबकी सेम होती है। ठीक है, तो जेनेटिक्स से भी आ सकता है। दूसरा ब्रॉटअप भी होता है। ये नार्सिसिज्म जहाँ नॉर्मल जहाँ होता है वो आप देखें बहुत छोटे बच्चे में। अच्छा, तो जैसे 2-4 साल के बच्चे होते हैं तो वो नहीं समझ सकते, उनकी वो अपने आप को ही देख सकते हैं, वो हर चीज़ को अपने आप से रिलेट करते हैं। तो उस एज में ये नॉर्मल होता है कि बच्चा माँ को देखता है तो वो समझता है माँ मेरे लिए, बाप को देखता है तो वो बाप मेरे लिए, दुनिया में हर चीज़ जो है वो सिर्फ अपने लिए समझता है, उसकी ज़हनी इस्तात इतनी नहीं होती। तो ये लोग जो होते हैं ये उस लेवल पे स्टक हो जाते हैं। अच्छा, सही। तो वो उससे निकल ही नहीं सकते। अब जैसे हम सोशल लाइफ में ज़िंदा रहते हैं, हम देखते हैं कि भाई हाँ हमारी इम्पोर्टेंट है, मगर हमारे माँ बाप की भी इम्पोर्टेंट है, हमारे भाई बहनों की भी इम्पोर्टेंट है, शौहर बीवी की भी इम्पोर्टेंट है, बच्चों की भी इम्पोर्टेंस है। एक 2-4 साल का बच्चा ये बात नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये लोग इनकी जहनी इस्तात जो होती है उस लेवल पर जाके स्टक हो जाती है। ठीक है, तो उसमें मसला ये होता है क्योंकि ये लोग खुद नहीं सफ़र कर रहे होते हैं, इनका टनल विजन हो जाता है, ये सिर्फ अपने आप को देख सकते हैं। तो इसका इलाज इसलिए मुश्किल होता है कि क्योंकि इनको खुद कोई तकलीफ नहीं है, तो आप उनको किस तरह से और इलाज उसका होगा। मगर जब इनकी रिलेशनशिप्स अफेक्ट होती हैं, अगर उनका दिमाग इतना खुला हो सके कि वो सोच सकें कि भाई कुछ सही नहीं हो रहा है, हालात सही करना चाहिए, तो वो साइकोथेरेपी के लिए अगर जाए तो साइकोथेरेपी जो है वो एक तरह से आईना होता है। अच्छा, सही, कि आप कोई थेरेपिस्ट आपको कोई बात ऐसी नहीं बता रहा जो आपको ऑलरेडी नहीं मालूम है। ठीक है, मगर आप जहाँ वो रिफ्लेक्ट करता है, थेरेपिस्ट जो होता है वो आपके जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाता है कि आप कैसे लग रहे हैं। क्योंकि मैं आपको देख के बता सकती हूँ कि भाई आपका स्कार्फ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है और आपका ये अच्छा लग रहा है, यू वेलकम, मगर आप अपने आप को उस बैकग्राउंड में नहीं देख रहे। ठीक है, बिल्कुल। तो नार्सिसिज्म में या किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्योंकि आप अपने आप को उस बैकग्राउंड में नहीं देख सकते, तो साइकोथेरेपी में आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है, जिसमें क्या आप उसको देख के फिर आप डिसाइड करें कि आपको यही लाइफ स्टाइल रखना है या चेंज करना है। अच्छा, और होपफुली लोग चेंज करना चाहते हैं। यकीनन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हम देखते हैं लोगों को हो जाते हैं, किसी को देख करके अगर वो कुछ यूँ है या उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल ये है तो क्यों ना मेरा भी ऐसा हो जाए, किसी को देखना कि उसका बोलने का स्टाइल ये है, उसकी स्माइल कॉपी की जाए, वो देखो वो यूँ हाथ मूव करता है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में जो लोग चले जाते हैं, इसको कैसे बयान करेंगे आप? ये भी कोई नफ्सियाती मसला है या ये बस एक वो 2 दिन 3 दिन का बुखार होता है जो उतर जाता है? आपके सवाल का सीक्वेंस माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा। क्योंकि ये जो है ये नार्सिसिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। ठीक है, कि नार्सिसिज्म में इंसान सिर्फ अपने आप को देखता है, किसी और को नहीं देखता। और ये जो कॉम्प्लेक्स आप बता रही हैं, ये एक तरह से एहसास कमतरी जो है, वो इंसान अपने आप को नहीं देखता, दूसरों को देखता है। ठीक है, आप अपने आप को भी दूसरों की नज़रों से देख रहे हैं, तो आपका अपने बारे में ख्यालात या तो कुछ भी नहीं होते हैं या बहुत लो होते हैं। अच्छा, कि आप अपने आप को देखते ही ऐसे हैं कि अगर कोई हमें दूसरा पसंद कर रहा है तो हम सही हैं, अगर तो सारी ज़िंदगी उन लोगों की उसी में गुजर जाती है कि या तो वो पीपल प्लीजर होते हैं कि वो हर सूरत में आपको प्लीज करना चाहेंगे। ठीक है, कि अपना नुकसान भी हो या अपना कुछ भी हो जाए, वो आपकी नज़र से ही देखेंगे अपने आप को।
तो ये नार्सिसिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। ठीक है, एहसास कमतरी। सही है। तो उसमें जो है उसमें भी साइकोथेरेपी का काम होता है, और एहसास कमतरी के जो पेशेंट्स होते हैं वो लीड करता है डिप्रेशन और एंजाइटी को। अच्छा, सही। तो अगर उस लेवल तक बात पहुंच गई है तो डिप्रेशन एंजाइटी का प्रॉपर इलाज होना चाहिए। और इसमें भी ये क्योंकि पर्सनालिटी इशू है तो इसमें भी साइकोथेरेपी का से बहुत फर्क पड़ता है कि आपको आप अपने आप को अपनी नज़र से देख सकें। ठीक है, ठीक है भाई, मैंने ये पहना है क्योंकि मुझे ये पसंद है, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे। सही। ठीक है, मैंने ये काम किया है क्योंकि ये काम को मैं सही समझती हूँ। ठीक है, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे। सही। तो अगर वो हमारे अंदर आ जाए वो चीज़, तो वो थोड़ी सी उन लोगों को थोड़ी सी नार्सिसिज्म की ज़रूरत होती है। सही। अच्छा, हम ये तो कह रहे हैं, अभी आप जैसे कह रही थी कि ये लोग अपने आप को दूसरों की निगाह से देखते हैं, दूसरों के कमेंट्स पर अपने आप को जज कर रहे होते हैं। वहीं पर हम एक चीज़ देखते हैं, लोगों का टेम्पर, लोगों का गुस्सा, अगर हम उसकी बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अगर उन पर कमेंट किया जाए, चाहे वो इस्लाह के लिए किया जाए या तनकीदी ही पहली हो, वो फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं। नहीं, मुझ पर क्यों कमेंट किया जा रहा है, क्या मैं कमेंट के लिए यहाँ पर आया हूँ? मेरे लिए एक हर्फ भी कहना, मेरे लिए एक जुमला भी कहना, आई कुड नॉट बेयर इट। इस पर मैं मजीद गुफ्तगू करूँगी, मगर एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद नाज़रीन सुबह खैर, एक मतलब फिर हाजिर खिदमत इसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। एंड वी हैव विद अस डॉक्टर नबीला, साइकियाट्रिस्ट हैं। इसके अलावा हमारी शेफ़ तौकीर साहिबा। ज़ीरा बिस्किट्स बन रहे हैं, जो डो थी वो तैयार हो चुकी है। मैं चाहूँगी इसको ब्रीफ करती जाएँ। हमने सिर्फ इसको गूंदा है, सिर्फ हमने इसको गूंदा है। इसको हमने मैदा, जीरा और बेकिंग पाउडर ऐड किया था जो मक्खन में। उसके बाद हमने इसकी डो बना ली। ठीक है। अब यहाँ तो इतना टाइम नहीं होता है ना, तो इसको लेकिन पहले आप आधा घंटा फ्रीज में रख दें। सही है। फ्रीज में रखने के बाद आप इसको इसी तरह बेल की इसकी कटिंग करके बिस्किट के शेप में बेक कर लें 20 मिनट। ठीक है। 180 सेंटीग्रेड की जो आप बात कर रही हैं कि हमारे पास डिफरेंट शेप्स के कटर्स होते हैं। हाँ, डिफरेंट उसके बना लें आप, जरूरी नहीं है कि आप गोल ही बनाएं। जरूरी नहीं है। गोल बनाएंगे। आज हम गोल बनाएंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह। गुस्से की हम बात कर रहे थे, तो गुस्से से अगर मैं गोल शेप को करूं कि मैं हूँ बस, ना यहाँ को चाहे ना वहाँ को चाहे, हर जानिब से बस मैं एक आइडियल चीज़ हूँ, मुझ पर कमेंटिंग ना हो, मुझ पर कोई बात ना की जाए। और अगर बात की जाए तो हम लिटरली देखते हैं वो इतना गुस्सा किया जाता है कि जो बात कर रहा होता है वो शर्मिंदा हो जाता है, और कई साल तक राब्तों में भी फर्क आ जाता है इस वजह से। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? थोड़ी देर पहले बात हो रही थी खौफ की। तो इंसान की जो ज़हनी फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो आपको नजर आएगी गुस्से में। एक चीज डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे। इंडिया से कॉलर इंतजार कर रहे हैं, कहीं चली न जाए, उनको भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इंडिया से बात कर रही हूँ, इरफाना बेगम साहबा है। आपको प्रोग्राम में साहिबजादे के बारे में आपसे सवाल ये करना है। जी फरमाइए। मेरा साहिबजादे 7वीं में पढ़ते हैं, लेकिन उनमें एक चीज पाई जा रही है कि जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं पढ़ने के मामले में। अच्छा, तो जो भी चीज पढ़ने के लिए कहा जाता है कहते कि मैं पढ़ चुका हूँ। सही, ठीक। तो एग्जाम जब देने जाते हैं तो वो पढ़ने की ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम आई थिंक हम समझ चुके हैं। वही बात, अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाना, पढ़ना है पढ़ लूंगा या मैं पढ़ चुका हूँ, देखा जाएगा। ये चीज़ भी एक इंसान की फितरत है। बेटे के बारे में, अपने बेटे के बारे में, स्टूडेंट है और ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? डिपेंड करता है कि उनके रिजल्ट्स वगैरह कैसे आते हैं, क्योंकि बच्चों का हर एक का पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। तो बाज़ बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बाज़ को कम पढ़ना पड़ता है, बाज़ को जो है कंसंट्रेशन थोड़ा दे दिया उन्होंने तो काफ़ी होता है। तो अगर उनका रिजल्ट सही आ रहा है तो बच्चा फिर ज़रूरी नहीं है कि सारा दिन बैठ के करे। सही। और हर बच्चे का रुझान ऐसा नहीं होता कि वो सारा दिन बैठ के पढ़ सके। ठीक है। तो आप को अगर आप ये समझें कि शायद वो एनफ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उनको या तो क्विज कर लें या उनके टेस्ट के मार्क्स आप देखें कि अगर उन्होंने अच्छा किया। अगर वो उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, पास होने में उनको मुश्किल हो रही है, तो उनसे बैठ के बात की जा सकती है कि भाई आपने कहा था, आपने पढ़ लिया है मगर नहीं हुआ। मगर उस सिलसिले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बच्चों को रेज करने के लिए होती है कि माँ बाप दोनों का मुत्तफिक होना। तो अगर आप माँ बाप दोनों पहले डिस्कस कर लें मसला आपस में बच्चे के बगैर, ताकि जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपकी ज़बान एक हो। ये नहीं है कि अम्मी ने एक बात कही है और अब्बू कह रहे नहीं आप चुप हो जाइए, आपको नहीं पता, मुझे मालूम है। तो वो बच्चे जो होते हैं बहुत माशाल्लाह तेज होते हैं, सब बच्चे वो फौरन ये चीज़ समझ लेते हैं कि कौन उनकी साइड पे और कौन जो है किससे उनको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और वो इसको प्ले करते हैं फिर। ठीक है, हम वहाँ जहाँ गुस्से की बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। आप खौफ से उसको लिंक कर रही थी। जी हाँ, मैं उसको खौफ से इसलिए लिंक कर रही थी कि एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। सही। कि इंसान के जो अपने जज्बात होते हैं वो आप दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और आप उस पर रिएक्ट करते हैं। तो आमतौर पे जो होता है, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी का धक्का लग गया, गलती से लग गया धक्का,
और उसको आप जो है क्योंकि आपके अपने दिल में या तो खौफ है कि भाई ये इंसान जो है ये इन्होंने मुझे जानबूझ के धक्का दिया है क्योंकि मेरी शक्ल ऐसी है या मैंने कपड़े ऐसे पहने हैं या इन्होंने मुझे पसंद नहीं किया है, इस वजह से उन्होंने, तो आपने अपनी जो ज़ाती फीलिंग्स हैं वो आप उस इंसान के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर आप रिएक्ट कर रहे हैं। तो जबकि ये हो सकता है कि कोई भी किसी की भी गलती ना हो जाता है, मगर आप उसको उस नज़र से देख ही नहीं पाते क्योंकि आपकी अपनी जो फीलिंग्स होती हैं वो आपको उसके अगेंस्ट जा रही हैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि लोग शरारत में तंग कर रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं उसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उसकी वजह से लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी बन जाती है। जैसे आपने कहा कि सालों के राब्तों में रिश्तों में फ़र्क आ जाता है। सही। तो अगर हम उस प्रोजेक्शन को अपने आप को कैच कर सकें कि भाई आप देख लें, हो सकता है ये बात हो सकता है ये बात ना हो, ठीक है, तो वो से आपको तहम्मुल आपको मिलेगा। और हदीस शरीफ भी है कि भाई आप अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप फौरन रिएक्ट ना करें, उसके ऊपर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे ठंडा पानी पी लीजिए आप। मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया था कि आप 10 तक गिनती गिनिए, अगर आप स्टिल उसी बात में हैं, उसमें आप जब काम डाउन हो जाते हैं तो आपको चीज़ों जैसे गर्दा हवा में हुआ होता है, आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होता है और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम दें, गर्द बैठ जाएगी तो आपको साफ नज़र आएगा। तो वो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास जो कॉलर मौजूद थी यकीनन एक मदर हैं, और आजकल अगर माहौल की बात की जाए तो स्टूडेंट्स रिलेटेड हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं। अभी जैसे आप कह रहे थे कुछ स्टूडेंट्स को कम वक्त की ज़रूरत होती है, दे डू वेल, कुछ बहुत घंटे याद करने में लगाते हैं। क्या इस चीज़ का साइकियाट्री पर या ये ह्यूमन साइकोलॉजी का डिफरेंस है तमाम लोगों में कि नॉर्मल इंसान एक, अगर जैसे मैं कहूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, मैं याद नहीं कर सकती, रट्टे नहीं लगा सकती, वहीं मेरी अगर कोई फ्रेंड है वो बहुत अच्छा रट सकती है, याद कर सकती है, बट उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं। ये क्या फ़र्क है ये माइंड के हवाले से, इसको कैसे बयान करेंगे? माइंड के हवाले से ये कि बच्चों की और बड़ों की भी पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होती हैं। हमने अब नॉर्मल पर्सनैलिटीज़ की बात की थी, मगर बहुत सी नॉर्मल पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं जो कि हर एक का तरीका अलग होता है, इसमें कोई गलत और सही नहीं है। ठीक है। तो अगर किसी को जो है कि आप थोड़ी देर बैठ के आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसको आप अपने अल्फाज में आप उसको बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। बाज़ जो होते हैं उनको जो है विजुअल होते हैं, वो कि उन्होंने जैसा देखा है उनको वही उस तरह से याद करके उनको ज़्यादा सही लगेगा, तो वो उस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं। तो इट्स सिर्फ डिफरेंस इन पर्सनैलिटी है, इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं है। मगर बाज़ जो होते हैं उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, किसी की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती है, मगर समझ बहुत अच्छी होती है। तो हम सबको अलग अलग नेमतें मिली हैं, तो उसको मगर प्रॉपर यूज़ करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को जो है आप रट्टे पे लगा दें जो कि रट नहीं सकता है, तो वो फ्रस्ट्रेट होगा। भाई आपको सही एग्जैक्ट जुमला आपने ये था, भाई आप इस जुमले को आप अलग तरीके से भी कह रहे हैं मगर सही कह रहे हैं, कोई ख़राबी नहीं है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं डिफरेंट, अगर आप फ्री बैठे हुए हैं एंड यू हैव अ पेंसिल, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें डूडल कर रहे होते हैं। कोई सर्कस डूडल कर रहा है, कोई कुछ और सिंबल्स बना रहा है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को क्या बयान करते हैं, ये डूडलिंग, ये सिंबल्स बनाना या फ्री वक्त में एक स्पेशल मूवमेंट करना, सिर्फ उंगली को घुमाते रहना, अपने पल्लू को घुमाते रहना, दांतों में उंगलियों को रखना, ये डिफरेंट चीज़ें हम देखते हैं लोगों की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। इसको कैसे आप हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम किस तरह से बैठे हैं, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस बातों की आदत होती है घुटना अपना हिलाते रहेंगे या फिर जो है उंगली को आप थपथपा रहेंगे। ज़्यादातर ये मुस्तकिल जो हिलते रहने की होती है, मोस्ट कॉमन जो होता है ये एंग्जाइटी सिम्टम्स होते हैं। बाज़ लोग जब नर्वस होते हैं तो उनका कोई ना कोई जिस्म का जो मुस्तकिल हिलता रहेगा, घुटने चला रहे हैं, उंगलियाँ चला रहे हैं, पेट खटका है, या फिर ये कि आप जल्दी में है, जो चीज़ कंट्रोल में नहीं होती, तो ये पार्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं। सही। तो ये एक गैर शऊरी तौर पे आपका कंट्रोल, सिचुएशन पे कंट्रोल करने का तरीका होता है ये। डूडलिंग एक बिल्कुल अलग चीज़ है। डूडलिंग का एक अलग ही स्टडी है कि बाद लोग सर्कल्स बना रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा, बाज़ लाइनें खींच रहे हैं तो क्या मतलब होगा, कोई फूल बना रहा है तो उसका क्या मतलब, तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है वो। ठीक है। लेकिन ये कि कोई दांत उंगलियां को तरना, ये एंग्जाइटी का सिम्टम है। नाखून को तरना कर लेते हैं डॉक्टर साहिबा। सॉरी, यू आर राइट। सुबह खैर, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत युसरा खान, और आज हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीला आबिदी और साइकियाट्रिस्ट के अलावा हमारे साथ मौजूद है तौकीर साहिबा। मैं चाहूँगी उस जानिब जाऊँ और आपसे पूछूँ, हमारी रेसिपी को हम एक मरतबा फिर रिकैप कर दें, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में एक सवाल पेश करती हुई वहाँ जाऊँगी। हमारे साथ एक कॉलर ऑफलाइन मौजूद थे, आपने भी सुना, उन्होंने ये कहा कि उनकी वाइफ के साथ ये प्रॉब्लम, बार बार हाथ धोना या शायद मैं फिर से मैली हो गई हूँ, डस्ट लग गई है, फिर नहा लेना, तो ये क्या चीज़ है, इसको आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन के लिए एलैबोरेट कीजिए और मैं आपकी जाने वाली हूँ। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। ज़रूर।
हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या शॉर्ट में उसको OCD कहा जाता है। और ये बीमारी बहुत कॉमन तो नहीं है, मगर इस बीमारी में जहन में शुबात बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और ख्यालात आते हैं जो कि उनको हम कहते हैं ईगो डिस्टोनिक थॉट्स, जो कि इंसान चाहता नहीं है सोचना, उसके ख्यालात वो नहीं होते हैं, मगर वो ख्यालात उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके दिमाग में आते हैं और उन ख्यालात से नजात पाने के लिए इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ें करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ धोना बार बार, तो आप कितनी दफ़ा भी हाथ धोएं आपके लगता है कि आपके हाथ साफ़ नहीं हुए हैं, आपने हाथ धोए और आपको लगता है आपने शायद नहीं धोए या नफ नहीं धोए और अब बार बार जाके हाथ धो रहे हैं। या जरासीम से आपको बहुत ज़्यादा उसमें सेंसिटिव हो जाना बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स ग्रुप की बात करें तो हम ये एक चीज़ नॉर्मल देखते हैं, इंसानी साइकी कहें या वो आप ऑब्वियसली बेटर अंदाज में बयान करेंगी, शायद तौकीर साहब आपने भी देखा हो किसी खास ग्रुप में, खलका अहबाब में एक शख्स का आपकी आंखों में चुभना कि ये शख्स क्यों है, क्यों ये मेरे मुकाबले पे है, या अगर वो ये काम करता है तो मुझे लगता है ये बस मुझे चैलेंज कर रहा है। ये एक चीज़ हम देखते हैं आजकल, स्पेशली कंपटीशन का दौर है और अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि सामने वाला शख्स डायरेक्टली कोई चैलेंज ऑफर नहीं कर रहा है बट ही टेक्स इट लाइक एन चैलेंज। तो ये क्या है डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम है? अगर ये इस लेवल तक चला गया, कोई रीज़न नहीं है, वरना तो हर किसी को, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को नहीं पसंद करता है, मगर अगर बात उससे बहुत ज़्यादा है कि एक इंसान आपको बिलावजह चुभ रहा है, आपको लग रहा है कि ये इंसान हंस रहा है तो ये मेरे ऊपर हंस रहा है, अगर ये देख रहा है किसी तरफ तो वो आपके बारे में कुछ कहना चाह रहा है, तो ये उसको पैरानोया कहा जाएगा कि जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर आपको ऐसे ही लग रहा है कि ये शख्स मेरे खिलाफ है, या ये गिरोह मेरे खिलाफ है, या ये लोग मेरे खिलाफ है, तो उसको हम पैरानोया कहेंगे, जो कि बहुत ही सीरियस सिम्टम है, जो कि कई बीमारियों में हो सकता है, बहुत शदीद डिप्रेशन में भी हो सकता है, ये स्किज़ोफ्रेनिया में भी हो सकता है, ये एंजाइटी में भी हो सकता है, मगर ये सिम्टम जो होगा ये मर्ज की शिद्दत बहुत आगे तक जा चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए आप चीनी कितनी पसंद करती हैं, क्योंकि हम कॉफी बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 1/4 प्लीज। ठीक है जी, बिल्कुल कॉफी बनाना हो, विद क्रीम और विदाउट क्रीम? विद क्रीम। ठीक है जी, बेहतरीन कॉफी बन रही है। मैं चाहूंगी हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते बता दीजिए कॉफी कैसे बनाएं, शायद याद हो जाए। सिंपल है कॉफी बनाना। ठीक है, चीनी जितनी आप लेना चाहें सही ले लें, कॉफी लें कोई सी भी, सही है, कॉफी, और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के ना, थोड़े से इतने से दूध में मिक्स कर लें। ठीक है, उसके बाद गर्म दूध आप डालें, ऊपर से क्रीम यूज करें। ठीक है जी, ये कीजिए जनाब, ये कीजिए। और ये जैसे ऐसे बन रही है, मुझे ये भी बता दीजिए अब ये इसका क्या हालात हैं और ये खराब कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब ये बताइए बेकिंग वगैरह का शौक है, सेल्फ कुक करती हैं आप? क्या खाने का ज्यादा शौक है? देन यू आर जस्ट लाइक मी, एंड और मैं कहूंगी यू आर ऑन राइट सेट। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हम कैसे कैसे इसको बिगाड़ सकते हैं, ये बता दीजिए। इसको हम काफी बिगाड़ सकते हैं कि मैदा कम या ज्यादा हो जाए, इस तरह बिगाड़ सकते हैं। इसके मेजरिंग स्पून होते हैं, उस हिसाब से आप मैदा लें, चीजें लें आप उसके हिसाब से, तो सेट रहेंगे। अच्छा, ये जल बिगाड़ना चाहें तो हाँ, क्यों नहीं। अगर आपने टेम्परेचर इसका सेंटीग्रेड 180 पे हमें बनाने होते हैं, लेकिन अगर हम 250 पे बनाएंगे तो सही है। ठीक है, अच्छा ये बताइए जैसे हमने पहले डिफरेंट रेसिपी शेयर की, उसमें हमने प्री हीट किया था ओवन को, इसमें भी आप कोई भी चीज बेक करेंगी ना, उसके लिए प्री हीट करना जरूरी है। प्री हीट नहीं करेंगी तो जाहिर है फिर नहीं बनेगा। ठीक है, आप ये कॉफी को मजीद आगे बढ़ाइए। आई थिंक ये हमने इसमें सिर्फ दूध को गर्म करना होता है और उसके बाद इसको डाल देना होता है, और ये आप डालिए, फिर हम इंशाल्लाह इसको बिस्किट के साथ पेश करेंगे डॉक्टर साहिबा की खिदमत में। और मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ एक और सवाल। आप कहेंगे ये तो सवालों की एक लंबी लिस्ट लेकर इस तरह आ जाती है। और ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा सुबह खैर के साथ, सेकंड एक्सपीरियंस है माशाल्लाह आपका हमारे साथ प्रोग्राम में आने का, क्या रिस्पांस रहा, लोगों ने क्या कहा? लोगों ने पसंद किया, ठीक है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आपके सवालात बहुत अच्छे सवाल होते थे, बिल्कुल टाइम पे होते थे। सही है, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम खाने पीने की बात कर रहे हैं तो लोगों में इसके हवाले से भी डिफरेंट शक व शुबात होते हैं कि हम फला जगह खाएंगे, बड़े से बड़ी जगह हो, कोई अच्छे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स जा रहे होते हैं, दे थिंक इट्स नहीं, स्टिल अनहाइजेनिक है, घर पे खाया जाए। ये डिफरेंट हमारी मदर्स की साइकी होती है। इसके अलावा भी फूड से रिलेटेड डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके हवाले से कुछ बताइए, क्या चीज़ें इंसान फेस कर सकता है? पैरानोया की बात हो रही थी। कुछ लोगों को पैरानोया ये होता है अगर हमने बाहर खाना खाया है, किसने हाथ लगाया उस खाने को, उसमें किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया है, ये पैरानोया हो जाएगा जिसकी हम पहले बात कर रहे थे।
OCD की हम बात कर रहे थे, कुछ लोगों को ये होता है कि वो खा ही नहीं सकते हैं, को चमचा किसी ने अगर टच कर लिया आपका, आप वो चमचा नहीं यूज़ कर सकते, अगर ये प्लेट किसने उठाई है, आप ये प्लेट नहीं यूज़ कर सकते, वो OCD में, जो कि वो समझते हैं कि इसका कोई सेंस नहीं है, मगर वो नहीं कर पाते, उनको जरासीम से जैसे बहुत ज़्यादा हो गया कि इसमें ये गंध है या जरासीम है, मैं बीमार हो जाऊँगा, तो वो OCD के सिम्टम्स में हो सकता है। पर्सनालिटी की बात हो रही थी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, उसमें जो है आप अपने आप को देख रहे हैं, आप चाहे जो है आपने घर का बिल अदा किया या नहीं किया, मगर आप जो है खाना आप बहुत शानदार जगह पे जाके खाना चाहेंगे, वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है उसमें आपको नजर आएगी। ठीक है, इसको मजीद डिस्कस करेंगे क्योंकि आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट नोट है और इसको मजीद एलैबोरेट किया जाए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं तौकीफ फातिमा साहिबा। कॉफ़ी बन रही है या बन चुकी है, क्या सिलसिला है? बिल्कुल इसको तैयार कर दीजिए, बल्कि मैं चाहूँगी डॉक्टर साहबा की खिदमत में पेश किया जाए। कॉफ़ी पीते पीते मजीद सवालात से आपको परेशान करती हूँ। डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अनीला, और बात हो रही थी डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, और ब्रेक पर जाने से पहले आप कह रही थी बिल पे किया हो घर का, बट ही वांट्स टू हैव फूड एट द बेस्ट प्लेस इन टाउन, क्या कहेंगे? अगर ये जिसकी जो भी इंसान कर रहा है इस तरह का, अगर वो अपने आप से इतना ज्यादा इम्प्रेस कह लें आप, या अपने अलावा किसी और को देख नहीं सकते हैं कि घर में बच्चों की फीस पे हुई है या नहीं, या बिजली का बिल दिया गया है या नहीं, लेकिन आपको खाना है उस जगह पे चाहिए, ठीक है, तो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में आप देखते हैं। गैर जिम्मेदारी में आप देखते हैं ये चीज़ के जो है आपका सेंस ही नहीं है उस चीज़ का कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी देने का। यंग बच्चों में जो होता है 16, 17, 18 साल की उम्र में, उनका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। नो के वो बच्चे ये बात सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो रिसर्च है उससे यही हमें पता चला है कि इंसानी दिमाग जो है उसके पूरे कनेक्शंस 20s में जाके कंप्लीट होते हैं। तो जो उन बच्चों को जो है वो उनको ये पता होता है कि हमें ये चाहिए, ये नहीं पता होता कि कैसे चाहिए और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वगैरह। तो बच्चों में हम ये चीज़ ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, कि भाई अगर घर में अगर मतलब इतना है आप ये कर लें या ये कर लें, तो वो उस पे जाएंगे जो उनको फौरी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसमें मिल रही है, उनको फौरी, उनको जिस चीज़ में उनको अच्छा लग रहा है वो करेंगे, चाहे दूसरी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस एज में थोड़ा नॉर्मल होता है, मगर अगर एक ग्रोन पर्सन जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो स्टक होएगा। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, फैंटेसी को कैसे बयान करेंगे आप, एंड द पीपल हु लिव्स इन इट? फैंटेसी जो है वो अगर नॉर्मली इंसान का एक तरह का समझे जहनी वेकेशन हो सकती है, ख्वाब हमारे फैंटेसी हो सकते हैं। आप थोड़ा सा आप है ना, आप सोच रहे हैं, आपका तखय्युल है, आप सोचते हैं थोड़ा सा, मगर वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए अगर कि आप उसी में रहना शुरू हो जाए, तो वो एबनॉर्मल है। तो वो उस लेवल तक भी जा सकता है कि डिल्यूजन की लेवल तक, कि आप रियलिटी से बिल्कुल कट जाते हैं और आप अपनी फैंटेसी लाइफ में रहने लगते हैं। तो वो बहुत सीरियस चीज़ होगी। ठीक है, किसी हद तक नॉर्मल है, वो हमारा अपना कॉम्पनसेशन है। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को इस तरह से बनाया कि जब हम कोई प्रेशर नहीं ले सकते। सही है, ठीक है डॉक्टर साहबा, मैं किचन की जानिब जाऊंगी, आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊंगी और फिर आपकी खिदमत में पेश करूंगी, लेकिन एक सवाल के साथ। फिर हमने जेनेटिक बात की और यकीन हम देखते हैं इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो रिश्तेदारों की अहमियत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान करता है, और आपने भी कहा कि जेनेटिक का या हमारे रिश्तेदारों का हमारी साइकेट्री पे भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं चाहूँगी ये हमारा हल्का कहाँ तक है, हमारे ननियाल ददियाल में वो कौन से रिलेशंस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं या जो असरात मरतब करते हैं हैव कॉफ़ी? शुक्रिया जी, कैसे बयान करेंगी डॉक्टर साहिबा? जेनेटिक्स जो हैं वो तो बहुत कई नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, वो तो बेशक। तो किसी के खानदान में जो है हरी आंखें कई नस्लों तक नजर नहीं आएंगी और एकदम से किसी की नस्ल में आपको हरी आंखें नजर आ जाएंगी। इसी तरह बिहेवियर भी जो होते हैं, बीमारियां जो होती हैं वो भी इसी तरह से होती हैं कि माँ बाप में शायद ना हो, दादा दादी में हो, या दादा दादी के दादा दादी में कोई सिम्टम हो वो आ जाए। तो कुछ बीमारियां जो होती हैं वो जेनेटिक्स में कैंसर होती हैं। ठीक है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, वो अगर आपके खानदान में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो वो रिस्क रहता है बच्चों में। जरूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिक के बच्चे भी स्किज़ोफ्रेनिक हों, मगर चांसेस उनके रिस्क ज़्यादा होंगे। इसी तरह OCD जो है वो जेनेटिक डिजीज है। एंजाइटी और डिप्रेशन में भी जेनेटिक्स का रोल प्ले होता है। ठीक है,
ठीक है, यानी कि हमारे रिलेशंस जो हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हैं, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम जैसे कि देखते हैं कि दीन इस्लाम में बड़ी अहमियत दी गई कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक किया जाए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए। तो यकीनन नाज़रीन, इन तमाम रिश्तेदारों का हमारी लाइफ, हमारी साइकियाट्री, हर एक डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ बिस्किट्स भी तैयार हैं, जैसे कि ये निकाल रही हैं। उसके बाद तौकीर साहिबा, ये मैं आपसे लेकर वहाँ चली जाऊँगी और टेबल पर रखूँगी। और जी बिल्कुल, फ़ौरन नहीं खाए ना, सही, इसको मतलब थोड़ा सा हवा लगाना ज़रूरी है। सही, और जब इनको हवा लगेगी तो ये क्रिस्पी बनेंगे। अरे बिल्कुल, बस ये मैं ले जाती हूँ हमारी टेबल तक। एंड बाकी के आपके नाम खाइए जनाब। थोड़ा सा इसको ठंडा करके खाएंगे, गरम गरम नहीं खाइएगा नाज़रीन, वरना ज़बान जल गई तो युसरा को इल्ज़ाम ना दीजिएगा, युसरा ये क्या किया। ठीक है, हमने बिस्किट्स बनाए हैं और इसके अलावा हमने कॉफ़ी बनाई। डॉक्टर साहिबा पी रही हैं, बताइए हाउस द कॉफ़ी? जबरदस्त, बहुत की बात पास हो गई, पास हो गई। मुबारक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग टू द शो, और एक मरतबा फिर हमारे लिए एक रेसिपी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, एंड हैव अ गुड ट्रिप। और यकीन हम जानते हैं आप वापस जा रही हैं टू अमेरिका, सो हैव अ सेफ लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेरी वेलकम। नाज़रीन, आज हमने बात की ज़िक्रुल्लाह के हवाले से, और अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र किस अंदाज में बुलंद करते हैं, शुक्र के ज़रिए भी। ये जो हम कॉफ़ी पी रहे हैं, जो बिस्किट्स हम यहाँ पर पकाते हैं, खाते हैं, सब अल्लाह ताला ने अता किया। अगर शुक्र नहीं करेंगे तो बेशक अल्लाह ताला जो देता है वो भी वापस ले सकता है। इस बात को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह का जिक्र कीजिए, शुक्र कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, और बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम्स आपके मुंतज़िर, बस आपका इंतज़ार होगा। एक हफ्ते बाद आपसे मुलाकात होगी यहीं इसी सेट पर सुबह बखैर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल